कहानी की शुरुआत होती है 1961 में, जब महाराष्ट्र के जिले अकोला के एक छोटे से गांव रोपरखेड़ा में एक दलित और बहुत ही गरीब परिवार में कल्पना सरोज का जन्म हुआ। दलित समाज में जन्म लेने के कारण उन्हें बहुत सी अपेक्षाएं सहनी पड़ी और बहुत सी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। कल्पना के पिताजी एक पुलिस हवलदार थे जिनका वेतन 300 रुपये प्रति माह हुआ करता था। कल्पना के घर में 3 बहन, 2 भाई, चाचा चाची, दादा दादी उनके साथ रहते थे। मात्र 300 रुपये में वे इतने बड़े परिवार का खर्च उठाती थी। कल्पना जी पास के सरकारी स्कूल में पढ़ने जाती थी। कल्पना जी के गांव में सुख सुविधाएं जैसी कोई चीज़ नहीं थी, जैसे कि बिजली, पानी और पक्के मकान। वे अक्सर स्कूल में पढ़ने के बाद गोबर उठाया करती थी और उसके बाद लड़कियां चुनने का काम किया करती थी। कल्पना जी के समाज में लड़कियां अक्सर बोझ हुआ करती थी, इसके लिए उनकी जल्द से जल्द कम उम्र में शादी कर ली जाती थी। फिर चाहे लड़का कैसा भी क्यों ना, ठीक ऐसा ही उनको साथ ऐसा ही हुआ। उनकी शादी मात्र 12 साल में किसी बड़े लड़के के साथ करवा दी गई। जब शादी हुई तब 7वीं क्लास में पढ़ती थी। शादी के बाद वे मुंबई चली गई, जहां मुसीबतें पहले से उनका इंतजार कर रही थी। कल्पना जी ने बताया, उनके ससुराल वाले इतने बेरहम थे कि इंसानियत, दया, प्यार जैसे कोई शब्द उनके लोगों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। कल्पना जी के ससुराल वाले उनके खाना नहीं देते थे, उनके साथ मार पिटाई करते थे। कल्पना जी कहती थी कि उन्हें शुरुआत में बहुत परेशानी आई, लेकिन धीरे धीरे मार सहन करने की आदत पड़ गई और बस रोजाना न किसी बात पे उन्हें ससुराल वाले उनसे मार पिटाई करते थे। जबकि 6 महीने के बाद उनके पिता उससे मिलने के उसके पास गए और उनके पिता से कल्पना जी की वो दशा देखी नहीं गई और वो उन्हें वापस अपने घर ले आए। जब कल्पना अपने घर आ जाती थी तो वे भी समाज के ताने सहने को मिलते थे। उनके समाज के लोगों ने ये जानने की तक की कोशिश नहीं की कल्पना वापस क्यों आई, बल्कि उन्हें तो सिर्फ ताने मारने, बुरी नज़र से देखने में मजा आता। कल्पना के पिताजी ने कल्पना को दोबारा पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब पढ़ाई में मन नहीं लगता। अब बस बहुत हो चुका था। कल्पना को अपने जीवन के सभी दरवाजे बंद लगने लगे और उन्हें सोचा, अब जीना तो मुश्किल है लेकिन मरना तो आसान है। बस इसी सोच के चलते उन्होंने 3 बोतल जहर की खरीद ली और अपनी बुआ के घर पर तीनों बोतलें एक साथ पी गई। अफरा तफरी में अपनी बुआ उन्हें डॉक्टर के पास ले गई और उनका बचना एक तरफ से नामुमकिन था, लेकिन शायद भगवान ने कल्पना की जिंदगी में कुछ और ही लिखा था और वह बच गई। जिंदगी ने कल्पना को एक मौका दिया और कल्पना ने अपनी जिंदगी से एक वादा किया कि कुछ करके मर सकते हैं तो क्या कुछ करके जिया जाए। या अब उन्होंने ठान लिया कि कुछ तो करना है। कल्पना जी को मालूम नहीं था कि उन्हें फिर से मुंबई में कदम रखने पड़ेंगे और वे अपने चाचा के यहाँ आ गई। कल्पना सिलाई का काम जानती थी, इसीलिए उनके चाचा ने उन्हें कपड़े की मिल में सिलाई का काम दिलवा दिया। कल्पना अपना आत्मविश्वास बिल्कुल हो चुकी थी, इसीलिए सिलाई का काम जानते हुए भी सिलाई नहीं कर पाई और उस धागे काटने का काम दे दिया गया। इस काम के बदले उन्हें रोजाना 2 रुपये भी मिलने लगे, लेकिन धीरे धीरे वे सिलाई का काम भी करने लगी और वे अपने प्रति माह 200 रुपये मिलने लगे। यहाँ पर भी मुसीबतों से कल्पना जी का पीछा नहीं छोड़ा और उनकी बहन की काफ़ी बीमार रहने के कारण मृत्यु हो गई, क्योंकि उनके पास इलाज करवाने के पैसे नहीं थे। अब कल्पना जी को समझ आ गया कि दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है गरीब होना। उन्होंने अब तय कर लिया कि वे कुछ भी करके दिखाएगी, लेकिन आगे जरूर बढ़ेगी।
अब उन्होंने कुछ करने का सोच लिया था, ठान लिया था, और इसी सोच के साथ सबसे पहले उन्होंने घर में सिलाई मशीन लगवाई और दिन में 16 से 16 घंटे काम करने लगे। इससे कुछ पैसे आने लगे, लेकिन सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। अब तो उन्होंने शुरुआत की। कल्पना ने अब बिजनेस करने की सोची, लेकिन इतने पैसे उनके पास नहीं थे जिनसे वो अपना खुद का कोई बिजनेस शुरू कर सके। इसीलिए उन्होंने सरकार से लोन लेने की सोची। सरकार से लोन लेना कहा इतना आसान इसीलिए नहीं था क्योंकि घर के पास एक आदमी रहता था जो सरकार से लोन दिलवाया करता था। कल्पना जी को जब उस आदमी के बारे में मालूम चला तो तब उन्होंने उस आदमी से लोन लेने के बारे में बात की, लेकिन उस आदमी ने कल्पना को इग्नोर कर दिया। कल्पना ने उस आदमी के घर में चक्कर लगाने तब तक नहीं छोड़े तब तक उस लोन दिलवाने के लिए हाँ नहीं बोल दी। लेकिन जब कल्पना जी को मालूम हुआ कि 50,000 रुपये लोन लेने के लिए 10,000 रुपये इधर उधर लोगों को खिलाने पड़ेंगे, तब कल्पना जी ने उन्हें साफ मना कर दिया और कल्पना ने अपना खुद का एक ऐसा संगठन बनाया जो इसी प्रकार के काम करवाता था, वो बिना पैसे खिलाए पिलाए। ये संगठन धीरे धीरे काफ़ी मशहूर हुआ और अब कल्पना जी भी काफ़ी पॉपुलर भी हो गई। जब उन्होंने 50,000 का लोन लिया और इन पैसों से अपना खुद का फर्नीचर का बिजनेस शुरू किया। कल्पना जी की उम्र तब 22 साल करीब थी। इसके बाद उन्होंने एक ब्यूटी पार्लर खोला। अब अपना खुद का सामान्य स्थिति में हो गई वो, और उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली। 1989 में उनके पति की मृत्यु हो गई। एक दिन कल्पना जी के पास एक आदमी आया और उन्होंने कल्पना को कहा कि वे उनका प्लॉट खरीदने के लिए कीमत 2.5 लाख बताई रही थी, लेकिन कल्पना ने कहा उसके पास इतने पैसे नहीं है कि इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि उसे सिर्फ 1 लाख रुपए दे दे। कल्पना ने उसे 1 लाख रुपए दे दिए, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि वे ज़मीन भी विवादों से घिरी हुई है, वहाँ कुछ भी नहीं बनाया जा सकता। कल्पना जी ने हिम्मत नहीं हारी और उस ज़मीन के विवादों को मिटाने में लगी गई और लगभग 2 साल में उन्होंने उस ज़मीन से जुड़े सारे विवाद खत्म कर दिए। और 2.5 लाख की कीमत वाली ज़मीन थी जो उसने ली थी 1 लाख रुपए में, उसका उसने 50 लाख की बना दी। एक औरत को इतनी महंगी ज़मीन का मालिक होने के बाद वहाँ के कुछ गुंडों को बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने कल्पना पर हमला करने की सोचा, लेकिन उन गुंडों को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने उनको प्रोटेक्शन लेने का कहा, लेकिन उस पर कल्पना जी ने कहा कि अगर वे कुछ देना ही चाहते हैं तो उन्हें रिवॉल्वर का लाइसेंस दे और अपनी हिफाजत खुद कर लेगी। मिस्टर NR कमानी ने 1960 में इस कंपनी की शुरुआत की थी। शुरुआत में कंपनी ठीक से चली, लेकिन 1985 में कंपनी मैनेजमेंट और कंपनी लेबर के बीच कुछ विवाद आ गए, जिसके कारण कंपनी बंद करनी पड़ी। अब 1988 में सुप्रीम कोर्ट ने इस कंपनी को दोबारा शुरू करने का आदेश दिया और कंपनी के वर्कर्स को कंपनी का मालिक बना दिया। वर्कर्स कंपनी को ठीक से नहीं चला पाए और धीरे धीरे कंपनी पर काफ़ी बड़ा कर्ज हो गया। साल 2000 में कंपनी के वर्कर्स की कल्पना जी के पास गए और उनसे मदद मांगी, क्योंकि उन्होंने सुना था कि कल्पना जी एक अच्छी बिजनेसमैन और काफ़ी दयालु भी है। उस समय कंपनी करीब 115 करोड़ का खर्च हो चुका था, साथ ही बहुत से विवादों से भी घिरी हुई। कल्पना ने पहले उनकी मदद करने से मना कर दिया, लेकिन जब उन्होंने कहा कि अगर उनकी मदद करेगी तो कंपनी में काम करे करीब 3500 वर्कर्स को भी भला होगा, तो करीब गरीबी से जूझ रहे, जिनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, यहाँ तक कि कुछ वर्कर्स भीख भी मांग रहे। कल्पना जी गरीबी के दर्द को भली भांति जानती थी और उसे समझ भी सकती थी। अब उन्होंने फैसला लिया कि वे उनकी मदद करेगी। इसके बाद कल्पना कमानी ट्यूब्स की बोर्ड मेंबर्स बन गई और उन्होंने 10 लोगों की ऐसी बेहतरीन टीम बनाई
कल्पना ने उस कंपनी की रिपोर्ट तैयार की और उस रिपोर्ट से उनका मालूम हुआ कि कंपनी पर ज़्यादातर कर्ज, पेनल्टी और ब्याज। ये सब देखकर कल्पना जी ने वितरण मंत्री से विनती की कि अगर वे इस कंपनी पर लगी पेनल्टी और ब्याज को माफ़ कर दे तो वे मूलधन वापस कर देगी। इस पर जिन जिन बैंक का कर्जा था उन्होंने कल्पना को कहा कि वे सारा पेनल्टी और ब्याज की रकम माफ़ कर रहे हैं, साथ में मूलधन का भी 25% माफ़ कर देंगे। अब कंपनी में खुशी छा गई और सभी वर्कर्स एक साथ मिलकर काम करने लगे। जब कोर्ट ने देखा कि कल्पना जी कमानी ट्यूब्स को अच्छे से संभाल रही है तो कोर्ट ने उनको कंपनी का मालिक बना दिया। साथ ही कोर्ट ने कल्पना को 7 साल का समय दिया बैंक का सारा पैसा चुकाने के लिए, लेकिन ये 7 साल तो बहुत ज़्यादा थे। कल्पना ने तो सिर्फ एक ही साल में सभी बैंक्स का लोन चुका दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने वर्कर्स की रुकी हुई 3 साल की सैलरी भी दे दी। अब कल्पना ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और कंपनी को आगे बढ़ने में जुट गई। कल्पना को 2013 में पद्मश्री सम्मान भी दिया गया। इसके साथ ही कल्पना जी को भारतीय महिला बैंक ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी शामिल कर लिया गया। आज कल्पना जी 2000 करोड़ की मालिकिन है और नरेंद्र सिंह मोदी भी उनकी तारीफ करते हैं। स्टेटस भी है उसका, मैं आपको सुनाता हूँ। यूं ही नहीं मिलती राह को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका उठाना पड़ता है। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।